तो नमस्कार दोस्तों, हम हाजिर हैं बॉलीवुड की जो बड़ी हेडलाइंस हैं आज की, उस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे रवि जी के साथ में। और हमने आज अलग अलग मुद्दों पर लाइव किया है, रवि जी के चैनल पर भी लाइव किया था। जो केबीसी में जो बच्चा आया जिसने बड़ी बदतमीजी के साथ जवाब दिया, जिसको लेकर काफी ट्रोलिंग हो रही है, उस पर भी हमने जी। बात की है। और हमने ये भी बात की है कि किस तरीके से मल्टीप्लेक्सेस में अब लोग खाना खाने जाएंगे और फिल्में कौन सी चल रही हैं, कहाँ चल रही हैं, कितनी चल रही हैं, इसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। आने वाले समय में ऐसा होता दिखाई दे रहा है। तो इन दो मुद्दों पे बात कर चुके हैं, लेकिन आज की जो बड़ी खबरें उन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले नाम आ रहा है सलमान खान का। तो देखिए, इनकी जो फिल्म के डायरेक्टर रहे हैं, अब मैं उन्हें क्या कहूं, डायरेक्टर रहे हैं या थे और फिर उनको हटा दिया गया। उनकी जो भी कहानी है अभिनव कश्यप की, दबंग के जो मतलब जो दबंग पहली फिल्म बनी थी, जिसको लेकर एक तरह से कह सकते हैं कि सलमान खान की दूसरी पारी शुरू हुई उसके बाद। उन्होंने पिछले दिनों एक यूट्यूब चैनल है बॉलीवुड ठिकाना, उनको बहुत सारे इंटरव्यूज दिए उन्होंने। बहुत सारे इसलिए कह रहा हूँ कि पहले वो एक शर्ट पहनकर बैठे थे, फिर वो नीले कुर्ते में बैठे थे, अब मैं देख रहा हूँ सफेद कुर्ते में बैठे हैं। तो बहुत सारे अलग अलग उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं और सलमान खान की फैमिली पर बहुत बुरी तरीके से प्रहार किया। और सलमान पर प्रहार करते करते फिर वो अब शाहरुख खान पर भी प्रहार करने लगे हैं, आमिर खान पर भी प्रहार करने लगे हैं। और उन्होंने खुला एक तरह से चैलेंज दिया हुआ है सलमान खान को। सलमान खान शुरुआत में तो चुप रहे, लेकिन अब 2 बार वो बोल चुके हैं। एक बार पहले भी उन्होंने बिग बॉस में वीकेंड के बारे में कुछ बोला था, और अब इस बार ये बोला है कि भाई मेरी फैमिली के पीछे क्यों पड़ गए हो, ध्यान देना है तो अपनी फैमिली पर दो। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि हमने तो आपको ऑफर किया था काम, पहले आपने मना कर दिया। और मुझे तो ये लग रहा है कि आप जिन जिन के नाम ले रहे हो, अब वो लोग तो आपके साथ काम नहीं करेंगे। ऐसी तमाम बातें सलमान खान ने कही हैं। हैरानी की बात यह है कि आमतौर पर इस तरह के अटैकिंग इंटरव्यूज जब होते हैं तो लोगों को डर होता है कि कोई चिट्ठी पत्री आ जाएगी, कोई एक्शन लेने की बात होगी। ऐसा उनके साथ नहीं हुआ है, इसलिए वो सारे इंटरव्यूज काफी चल रहे हैं। रवि जी, ये जो पूरा प्रकरण है, आई एम श्योर आपने भी वो इंटरव्यूज जी। के कुछ देखे होंगे। अगर पूरे नहीं भी देखे तो कुछ हाईलाइट्स जरूर देखे हम्म। और आप इससे जी। पूरी तरह से अवेयर होंगे। कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? अभिनव कश्यप के एंगल से भी बताइए और सलमान के एंगल से भी। देखिए, अभिनव कश्यप के एंगल से अगर देखें तो इसमें दो चीजें समझ में आती हैं कि हाँ, भाई, आप या तो ये मान लें कि वो सच बोल रहे हैं। एक हाँ, सीधी सीधी बात ये है कि अभिनव जो बोल रहे हैं वो पूरा सच बोल रहे हैं और उसमें हाँ, कोई लाग लपेट नहीं है, क्योंकि सलमान खान का भी रिकॉर्ड लोगों को पता है। हाँ, फिल्म हाँ, इंडस्ट्री में सलमान के सताए हुए लोग भी हैं। अगर सलमान की मेहरबानी से लोग खड़े हुए हैं या हाँ, उनकी मेहरबानी से लोगों की नैया कहीं कहीं पार लगी है, तो ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो सलमान के सताए। हाँ, तो हाँ, ये माना जा सकता है कि भाई, अभिनव कश्यप जो है, क्योंकि दबंग के बाद में उनकी गाड़ी तो चली नहीं। दबंग 2 हाँ, वो डायरेक्ट करने वाले थे, मगर फिर हाँ, खबर आई कि उनको हटा दिया गया है। हालांकि सलमान कह रहे हैं हमने तो फिल्म ऑफर की थी। लेकिन हाँ, किसी भी डायरेक्टर राइटर को अगर किसी प्रोजेक्ट से हटाया जाता है तो वो इतना आसान तो खैर नहीं है। कुछ ना और कोई भी जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर होगा, वो किसी प्रोजेक्ट को यूं ही नहीं छोड़ देगा जब तक कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो। जी, क्योंकि सलमान का ही मामला, जो अभिनव के भाई हैं, अनुराग हाँ, कश्यप, तेरे हाँ, नाम फिल्म से जुड़ा हुआ है। हाँ, तेरे हाँ, हाँ, नाम फिल्म जो है वो अनुराग डायरेक्ट करने वाले थे। और वो बहुत हाँ, फेमस किस्सा है कि भाई वो राइटर डायरेक्टर है, तो उन्होंने सलमान से कहा था कि भाई अपनी छाती पे बाल उगा लो, ये क्लीन नहीं चलेगा। जो भी उनका एक डायरेक्टर का नजरिया था। तो इस बात पर मामला इतना बढ़ गया और सलमान इतने नाराज हो गए कि मतलब मुझे ये कहा है, तो वो फिल्म जो है अनुराग कश्यप के हाथ से निकल गई। हालांकि उनके भाई अभिनव ने जब ये फिल्म की दबंग, तो तब भी आश्चर्य हुआ था कि मतलब एक भाई को अगर फिल्म से हटाया था तो दूसरे के साथ कैसे काम कर रहे हैं, क्या बात है। तो उसकी अलग किस्से कहानियां होंगी। अब अभिनव कश्यप का ये भी मामला कि उसके बाद जो उनकी दूसरी फिल्म आई थी दबंग के बाद में, बेशरम, वो बहुत ही बड़ी फ्लॉप थी, छोटी मोटी भी फ्लॉप नहीं। और रणबीर कपूर के कैरियर पर दाग है एक तरीके से। इतनी खराब फिल्म मानी जाती है। अब जब इतने बड़े बड़े दो स्टार्स के साथ काम करने के बाद में आपको अगर कोई काम नहीं मिलता है, आई थिंक एक आध फिल्म उन्होंने शायद उसके बाद और की थी जो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो जब बड़े बड़े स्टार्स के साथ आप काम कर रहे हैं, एक फिल्म चल रही है, दूसरी नहीं चल रही है, आपकी स्थिति गड़बड़ा जाती है। और अनुराग कश्यप भी क्योंकि ऑफबीट काम करते हैं, भले ही उन्होंने अपनी जगह बनाई है, तो ऐसा नहीं कि दोनों भाइयों का आपस में कोई तालमेल या काम का संतुलन वैसा दिखाई देता। दोनों अपनी अपनी तरह से अलग अलग ही काम करते हैं।
तो एक तो ये माना जा सकता है कि भाई सलमान खान ने वाकई उनको परेशान किया होगा और वो सच। दूसरा वो नजरिया है कि भाई कई बार आदमी पब्लिसिटी पाने के लिए कुछ भी बोलता है फिल्म इंडस्ट्री। जब आप चर्चा में ना हो, जब आपके पास कोई काम ना हो, आपको सुर्खियों में आना हो, और जिस दौर में हम रह रहे हैं, सोशल मीडिया का ये जो दौर है और जिस तरह की भी आजकल खबरें जो आती है, उसमें यही है कि आप किसी को गाली दो, किसी को उल्टा सीधा बोलो, या मतलब कुछ ऐसी बातें कहो जो आपको कंट्रोवर्सी में ले आए। और अगर वो व्यक्ति आपने आपसे बड़ा है, आप उसकी इमेज बड़ी है, तो आप उसको उसके बारे में कुछ बोलोगे तो लोग आपको ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। तो ये दोनों यहाँ चीजें, अब सच और झूठ। बिल्कुल जी आपने जो पॉइंट रेज किया मैं वहीं पर आने वाला था कि चलिए जी। दबंग में जो हुआ वो इतिहास हो गया, बेशर्म भी इतिहास हो गई। अब सवाल ये है कि इतने सालों के बाद अभिनव कश्यप ने ये इंटरव्यू देने के बारे में जो सोचा, उसका मकसद क्या हो सकता है? क्या मकसद फिर से सुर्खियों में आना है? क्या मकसद फिर से काम पाना है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अभी वो जो आकर बोल रहे हैं तो उनके हिसाब से कि मतलब सलमान खान ने जो भी गलतियां की हैं उनके हिसाब से अब वो सुधर जाएंगे और कुछ नया हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा या और बेहतर हो जाएगा, उसका तो कोई अंदेशा दिखाई दे नहीं रहा है। इनफैक्ट सलमान ने जिस तरह से कहा है तो उससे पता लग रहा है कि वो पूरी तरीके से वाकिफ हैं कि वो क्या कह रहे हैं। उसके बाद भी सलमान ने उस पर कुछ रिएक्ट किया नहीं है। जिस तरीके का रिएक्शन आया वो बहुत ही सटल सा रिएक्शन है, बहुत तीखा रिएक्शन नहीं है। ऐसा नहीं उन्होंने तो बिल्कुल इनफैक्ट नाम बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल। लिया। हाँ हाँ। और सलमान खान की तो आदत भी है कि वो जब विवेक ओबरॉय के बारे में बोलते हैं तो नाम नहीं लेते हैं। अभिनव के बारे में भी उन्होंने नाम नहीं लिया। तो इस इंटरव्यू का मकसद आपको क्या लग रहा है और क्या इससे कुछ फायदा होगा? देखिए, ऐसी चीजों में फायदा नहीं होता, फायदा होगा तो शायद बहुत ही बड़ा होगा। और वो फायदा कुछ इस तरह का होगा कि पर्दे के पीछे शायद मतलब जो चीजें ऐसी कुछ चल जाए अचानक, जिसमें सलमान और ये एक बार फिर से हाथ मिला लें और सलमान खान इनके साथ किसी एक बहुत बड़ी फिल्म का अनाउंसमेंट कर दें जो इन्होंने लिख रखी हो, तो या तो वो इतना बड़ा फायदा हो, वरना तो मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा होने जा रहा है इससे। भाई यही है कि कंट्रोवर्सी है, कुछ बातें हैं, और ऐसी बातों का मामला जब तक आप जो भी कह रहे हैं उसका आपके पास कोई पुख्ता सबूत हो। ठीक है, सलमान खान ने आपका करियर डिस्ट्रॉय किया है या जो भी बातें उसकी फैमिली को लेकर कह रहे हैं, या तो आप उसके कुछ सबूत पेश करें। और नहीं तो बातें तो चल ही रही है, मैं बोल रहा हूँ, वो सुन रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, मीडिया उनको कवर कर रहा है, सलमान इशारों इशारों में कुछ रिएक्शन दे दे रहे हैं। तो इसका कोई नतीजा तो निकलता नहीं है। जैसे अब सलमान ने खुद ही कहा कि भाई इससे क्या काम मिल गया है, भाई काम ऐसे तो हाँ नहीं मिलता है। और एक चीज और है कि जो नए नवेले लोग आते हैं, नए नवेले प्रोड्यूसर जिन्हें कुछ फिल्म बनानी है, कि हाँ किसी भी हाल में किसी एक नामी आदमी मिल जाए, चाहे वो कितना ही कंट्रोवर्शियल हो, या फिर हाँ। अभी तो बिग बॉस में भी नहीं जा सकते यहाँ पे कंट्रोवर्सी में आके, तो इनको जरूरत नहीं है ना, वरना लोग अपने इसी। घर पे बिग बॉस बना लिया इन्होंने। नहीं नहीं, मतलब और लोग वैसे भाई भी या तो लोग बिग बॉस में तो बिग बॉस है इनके। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि भाई आजकल ये ट्रेंड हो गया है, उल्टी सीधी हरकतें करो। कुछ ऐसे मूर्ख टाइप के लोग भी हमको बिग बॉस में देखने को मिलते हैं जो उटपटांग हरकतें करके हाँ कंट्रोवर्सी में खबरों में आ जाते हैं, फिर उनको हाँ बिग बॉस में बुला लिया जाता है। वो हाँ ऊपर का माला उनका पूरा खाली रहता है। तो हाँ अब इनका तो ये भी नहीं होगा कि चलो इन्होंने इतना विवाद पैदा कर दिया अपनी बातों से, इतनी सुर्खियां बटोर दी, तो बिग बॉस बुला लेगा इनको। हो जाए तो देखिए, कुछ नहीं कह सकते हैं इस दुनिया में। तो या तो यही फायदा हो जाए कि शायद अगली बार बिग बॉस में इनको बुला लिया जाए, या सलमान खान इनके साथ कोई फिल्म साइन कर ले, अगला प्रोजेक्ट जो है वो आ जाए इनका साथ में। वरना तो जैसे सलमान कह रहे हैं कि भाई काम मिल गया क्या, तो बात तो हाँ। यही है। फिर वो भी है कि भाई खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है। काम करते रहे कुछ। भाई अगर आप राइटर हैं, आप अच्छे लेखक हैं, निर्देशक हैं, स्क्रिप्ट वगैरह लिखिए, कुछ नया कीजिए, छोड़िए जो हो गया पुराना उन बातों को। अब हम अगली खबर पर बढ़ेंगे और मैं जानता हूं कि आपकी फेवरेट एक्ट्रेस हैं नूतन। हाँ और उनकी जो जी जी, कल ही हमने बात की ग्रैंड जी। डॉटर हैं, उनके बेटे हम्म, मोहनीश बहल की जो बिटियां हैं जिन्होंने अपना नाम हम्म, प्रनूतन रखा, और ये प्रनूतन नाम जी, रखा क्यों गया है ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमको सब समझ में आता है। ठीक बात है। उनका ये हाँ कहना है कि नेपो किड होने का मुझे कोई फायदा नहीं मिला। अब यहां पर दो बातें हैं, नेपो किड होने का कौन सा फायदा वो देख रही थी और कौन सा फायदा उन्हें नहीं मिला।
मैं जहां तक इसको समझता हूं, नेपो किड होने का इतना फायदा हो सकता है कि आपको एक इजी लॉन्च मिल जाता है, लॉन्च पैड मिल जाता है। बाकी साबित तो आपको खुद को करना है, और उसी तरह करना है जैसे रणवीर कपूर ने किया है, जैसे करीना कपूर ने किया है। तो कुल मिलाकर प्रनूतन का ये कहना कि मुझे नेपो किड होने का फायदा नहीं मिला, और ये इनके केस में इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनकी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं भाई। इनकी दादी हाँ भाई। नूतन, दादी की सगी बहन तनुजा, तनुजा की बिटिया काजोल, काजोल के पति अजय देवगन, इनके खुद के पापा मोनीश बहल, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मोनीश बहल की जो पत्नी है एकता, शायद एकता है, जी जो जी। पुराने समय में वो भी फिल्मों में काम करती रही हैं। तो मम्मी पापा दोनों फिल्मों में काम करते रहे, दादी करती रही, दादी की बहन करती रही। फिर ये आती हैं शोभना समर्थ के फैमिली से, और अगर हम तनुजा के पापा के साइड में देखें तो वहां पर भी एक अच्छा खासा परिवार है। तो कैसे देखते हैं आप उनके इस स्टेटमेंट को कि मुझे नेपो किड होने का फायदा नहीं मिला है? कौन सा फायदा देख रही थी जो उनको नहीं मिला है? दरअसल मुझे लगता है कि नेपो किड का फायदा होने जैसी बात आती है, या कोई ये कहता है कि देखो हमको तो फायदा नहीं मिला, तो उसकी नजर में दो आदर्श होते हैं, हम्म। एक आलिया भट्ट और दूसरी हाँ हाँ है हाँ ना, हाँ। और दूसरी अनन्या पांडे। असली हाँ, फायदा तो इनको ही मिला है। वो तो तो अगर आजकल ऐसा बेसन कोई बेच रही हैं। चमत्कार, हाँ भाई, अब लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ बेच रही है, मतलब आपके पास कोई काम ना हो, मतलब हाँ, आपका और कोई फिर भी काम आप मार्केट छाए में रहे ना तो आ ये रहा भी हो, अपने आप में एक और बड़ी फिर भी बात आप छाए रहे, आपको बड़े बड़े ब्रांड मिल रहे हो विज्ञापन करने के लिए, और है। पता हाँ चल रहा है कि आपकी अभी एक साथ 4 फिल्में आ जाएंगी, 2 वेब सीरीज आ जाएंगी, बड़ी तैयारी चल रही है, खूब सारा मेकओवर चल रहा है। तो ये नेपोटिज्म के ही दम पे होता है ना। तो अगर कहते हैं कि भाई हमको नेपोटिज्म का फायदा नहीं मिला, तो वो फायदे का जो अल्टीमेट जो 2 शिखर हैं, वो जी। यही है। हाँ और एक ये भी कि हमको कोई करण जौहर नहीं मिला, या खुद करण हाँ जौहर हमको नहीं मिल गए। तो ये चीजें तो हैं, लेकिन ये कहना कि फायदा नहीं मिला, ये नहीं कहना चाहिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी तक वो 3 फिल्में कर चुकी, जी 2019 में लॉन्च हुई थी, 3 फिल्में कर चुकी हैं, और मैंने उनकी 2 फिल्में देखी हैं, तीसरी वाली जी मैं थोड़ी बहुत देख के मैंने छोड़ दी थी। जी। काम मुझे ऐसा कोई बहुत खास नहीं लगा, सही बता रहा हाँ हूँ। तो जी। ऐसा नहीं कि, क्योंकि जो टैलेंट होता है, जो काम होता है, आपको भले ही कोई सपोर्ट ना करे, हाँ लेकिन आपका काम जो है वो पर्दे पर बोलता है। और आप कहें कि 3 फिल्में आई और पहचान नहीं बनी, तो फायदा और क्या लेंगे कि आपकी 3 और फिल्में अभी आने वाली हैं। अब और कैसा फायदा चाहिए? खबर, पब्लिक का टिकट मतलब लेके आप आपके घर के आगे लाइन लगा ले क्या? मतलब आपकी 3 फिल्में जो नहीं चली हैं, उसके बावजूद आप यहाँ टिकी हुई हैं, आपकी 3 और फिल्में आने वाली, ये खबरें बता रही हैं हमें। तब अब और क्या लेंगे मतलब? अगर इसका ये है कि आपकी फिल्मों की चॉइस खराब, जो तीनों फिल्में इन्होंने की, एक तो वो हेलमेट नाम की बहुत ही घटिया फिल्म आई थी, इससे पहले एक है ना, वो ओटीटी पे ही जी रिलीज हुई थी, एक जी नोटबुक नाम की फिल्म की थी, जी। और एक और तीसरी एक और मैं देख रहा था, हाँ, जो मैं नहीं देख पाया था, अमर प्रेम की प्रेम कहानी। अरे भाई, क्यों ऐसी फिल्में करते हैं आप लोग? ऐसी क्यों फिल्में बनाई जाती हैं? किसके लिए बनाई जाती है? तो पहले तो जी सबसे पहली बात होती है कि आपका स्क्रिप्ट का सिलेक्शन क्या है, आप हाँ कैसे रोल में, कैसे सिनेमा में अपने आप को फिट पाते हैं या सेटिस्फाइड पाते हैं। जब आप खराब फिल्में करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि हमको कोई पूछ नहीं रहा है, आप एक अच्छी फिल्म करें और उससे पहचान मिले। लेकिन आप, मेन चीज मुझे लगता है कि आपकी स्क्रिप्ट का सिलेक्शन गलत है। ऐसा नहीं कि इनको मौके नहीं मिले, और आगे भी जैसे मैंने कहा कि 3 फिल्में आ रही, हो सकता है उसमें से एक आध चल जाए, और किसी नेपो किड के लिए एक फिल्म चलने का मतलब ये है कि अगले 2-3 साल सिक्योर हो गए, सीधी सी बहुत बात पते की है। आपने बात कही रवि जी जी। की 3 फिल्में आ चुकी हैं, नहीं चली हैं, उसके बावजूद 3 और आ रही हैं। आपने बताया काम अरे देखा है वो भी अच्छा नहीं है, और उसके बाद इनको फायदा नहीं कौन सा चाहिए था? आ, मतलब अब तो और भी साफ हो जाता है कि इन्होंने अपना नाम प्रनूतन ही क्यों रखा। मुझे लगता है कि हाँ बहुत रिसर्च करके नाम ढूंढा गया ठीक होगा कि वो है। नाम रहे। मतलब इसी बहाने देखिए क्या होता है, इज्जत तो हम सभी अपने बड़ों की करते हैं, और करनी भी हाँ चाहिए, हाँ कोई बात नहीं। लेकिन जब हम भुनाने वाले उसमें जाते हैं तो एक लगता है कि भाई ये जो है, आप
कुछ दर्शाना चाहते हैं। चलिए, उम्मीद करेंगे कि जैसा नाम है वैसा टैलेंट भी हो, हाँ, तो बिल्कुल जरूर बिल्कुल। आगे मौका मिलेगा। और मुझे लगता है कि हम अगले खबर पर बढ़ते हैं। एक जी ट्विंकल खन्ना का स्टेटमेंट आया। अब जी शेफाली हाँ छाया को हमारे दर्शक जानते ही हैं। शेफाली छाया ने फिल्म आंखें जी में अक्षय कुमार की मां का रोल निभाया था उस वक्त, जबकि वो अक्षय कुमार से छोटी थी। और शेफाली छाया को ये अफसोस रहा है कि उनके एक्टिंग टैलेंट के हिसाब से, कैलिबर के हिसाब से वैसे रोल उन्हें नहीं मिले। और इस बात का जिक्र वो कर रही थी, और ट्विंकल खन्ना ने इस पर बताया कि एक बार वो ये कहते कहते वो रोने लगी, और वो जब रो रही थी तो उनके बेटे आरव उसका वीडियो बना रहे थे। तो हंसी मजाक में आ गया कि अच्छा, आपका वो वाला वीडियो तो आरव के पास है। मैं सोचता हूँ कि जब जब भी इस तरह की खबरें निकलकर सामने आती हैं, तो क्या एक बाकायदा लिस्ट बनती होगी कि किस तरीके से हम लोगों को गॉसिप परोसें ताकि हम थोड़ी चर्चा में आए। बताने की जरूरत नहीं है कि जो शो है टू मच विद ट्विंकल एंड काजोल, आजकल वो जी चर्चा में जी है। तो हाँ हाँ। जब कोई शख्स अपनी हर दोस्ती, हर मुलाकात को अपने शो को बेचने के लिए भुनाने लगे, तो ऐसा ख्याल मन में आता है कि क्या आपके लिए हर चीज एक कंटेंट है। मतलब हो सकता है किसी ने अपने बहुत भावनात्मक क्षणों में आपके साथ कुछ शेयर किया हो, आप उसको भी एक बेचने की वस्तु बना देंगे। देखिए, शेफाली छाया जो कभी थी वो अब शेफाली शाह हो चुकी हैं, और जी, उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है पिछले कुछ जी। समय में। खास तौर पे वेब सीरीज वगैरह में उनका काम बहुत नोटिस किया गया है, दिल्ली बहुत क्राइम उम्दा वगैरह अदाकारा है में। वो, बहुत उम्दा बहुत बहुत एक्टिंग। बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है वो, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि वो शायद उनका लक ने उस तरह से साथ नहीं दिया, और उनको अपने से कम उम्र के हीरो की माँ का रोल पर्दे पर करना पड़ा, या जी, लगभग हम उम्र नायकों की वो माँ के रूप में नजर आई। फिर एक बार उन्होंने कसम खा ली कि भाई अब एक सर्टेन एज गैप गैप के बगैर जो है मैं माँ का रोल प्ले नहीं करूंगी। और उसके बाद से उन्होंने जिस तरह के रोल प्ले किए हैं, हाँ, इधर पिछले 3 4 5 साल में जो वेब सीरीज का दौर आया, उन्होंने बड़ी स्ट्रांग पहचान बनाई अपनी। तो बहुत मजबूत अभिनेत्री तो है। अब जिसकी बात आप कर रहे हैं ट्विंकल खन्ना वाली, तो ठीक है, देखिए हंसी मजाक में ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं कि वो रो रही थी और बेटे ने वीडियो बना लिया। और लेकिन आजकल जैसी ऐसे वीडियो का जिक्र आता है, तो नॉर्मली वो इंटीमेट टाइप के वीडियोस का होता है कि अच्छा ऐसा वीडियो बना लिया जिसको कि ये बात शायद ट्विंकल ने भी अपने उस बातचीत में कही है। ये हाँ। दरअसल एक खतरनाक ट्रेंड है, इसको आपको जो है ऐसे हम्म, देखना चाहिए कि वीडियो जो बन जाते हैं, हाँ, वीडियो आज क्योंकि कैमरा सबके पास है, ये तो चलिए अब क्योंकि अक्षय के पास जो भी साधन संसाधन रहे होंगे ये बहुत पुरानी बात बता रही हैं, तो उस वक्त उनके पास वीडियो था जब हाथ में लोगों के इस तरह से नहीं था। पर ये तो चौंकाने वाली बात है कि मतलब किसी ने ऐसा काम किया कि किसी का ऐसे मोमेंट्स में वीडियो बना लिया, जबकि उसको पता ही नहीं है वो इमोशनली वीक है। भाई रोते जब हम तभी तो हैं कि जब थोड़ा सा इमोशनली वीक हो जाते हैं, और तब आपका वीडियो बना लिया गया। तो चलिए ये तो अच्छी बात है कि रोने का वीडियो बना है, वो मौका था। आपको याद होगा पिछले दिनों अक्षय कुमार ने एक स्टेटमेंट दिया था एक फंक्शन में बोलते हुए, तो उन्होंने खतरे जताए थे इसी तरह की ये जो जी, दुनिया हो गई ना, जो ऑनलाइन दुनिया जिसमें कैमरा भी आ हाँ। गया है, उनकी जिसमें बेटी के सोशल साथ हुआ। मीडिया पे उनकी बेटी के साथ जो है किसी ने तस्वीरें मांग ली थी, बोले न्यूड तस्वीरें। अब ये देखिए कितना खतरा है। तो ये खतरे आम लोगों की ही जिंदगी में नहीं है, ये बॉलीवुड स्टार्स की जिंदगी में भी इस तरह के खतरे हैं। अब ये अलग बात है कि वो उसको अपनी सुविधा से चीजों को इंटरप्रेट करते हैं। भाई जी, मेरी सुविधा कहाँ पर किस तरह से बोलने में है, ये हम्म। उसको उस तरीके से देखते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि ये किसी तरह की एक पॉजिटिव खबर है और कोई ये अच्छा संकेत देती है कि किसी ने किसी का वीडियो चोरी छुपे बना लिया। बिल्कुल। हाँ और वो भी ऐसे क्षणों का जब वो व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर हाँ, था और खुद को व्यक्त भावनात्मक कर रूप से रहा बना। था। तो आप उस वीडियो बिल्कुल को बिल्कुल। बनाकर क्या कर रहे थे? मतलब उस वक्त आप बहुत सहानुभूति दिखा रहे होते तो वीडियो नहीं बनाते। मतलब जब हम किसी कोई रो रहा है हमारे सामने और हम उससे सहानुभूति जता रहे हैं, तो हमारे बिल्कुल हाथ ऐसे नहीं जाएगा कि हम कैमरा लाओ, निकालें और बना लें। तो खैर, बिल्कुल। संवेदनशील होना हाँ चाहिए। मुझे लगता है मजाक अपनी जगह है बिल्कुल और बिल्कुल। हाँ ये हाँ अपनी जगह है। और खैर, ईश्वर सद्बुद्धि दे जी। सबको, मैं यही कह सकता हूँ। एक नवाजुद्दीन का सही। इंटरव्यू, मतलब अन्नू कपूर का एक इंटरव्यू है जिसमें अन्नू उन्होंने कपूर का नवाजुद्दीन इंटरव्यू जी। सिद्दीकी पर रिएक्शन दिया है। शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में वो पहुंचे थे और वहां पर शुभांकर ने जिक्र किया नवाजुद्दीन का, और
उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने उनके लिप लॉक के बारे में पूछा था, और फिर एकदम से अन्नू कपूर जो है थोड़े एक्साइट हो जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई इनका तो मैंने इंटरव्यू किया था गोवा में, एक कार्यक्रम में मैं इनवाइट किया गया था, मंच पर नवाजुद्दीन थे और मुझे लगा कि मैं नवाजुद्दीन से बात करूंगा, इनकी एक्टिंग मैंने देखी हुई थी, इनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में भी जानता था कि ये केमिस्ट्री में मास्टर्स हैं, लेकिन जब मैंने उनसे माहौल को हल्का करने के लिए लव लाइफ के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कितनी आई और कितनी चली गई। ये वाकई बात सुनने में बहुत अजीब लगती है, क्योंकि क्या होता है कि भले आप अपने निजी जीवन में कुछ भी क्यों ना करते रहे हो, लेकिन जब आप एक पब्लिक फिगर हो जाते हैं और पब्लिक फिगर होने के बाद आप एक मंच पर आते हैं और मंच पर बैठकर आपसे सवाल किया जाता है, आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं। अगर आप सहज नहीं है तो आप बोल दें कि मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा, या आप कह सकते हैं कि मेरे लिए बहुत प्राइवेट और पर्सनल मैटर है। लेकिन ये बताना कि कितनी आई और कितनी चली गई, ये एक बहुत ही अलग तरह का कहते हैं ना आपका इंप्रेशन बनाता है। देखिए, ये वो मामले होते हैं जिनके बारे में कभी भी जब पता चलता है तो आपके द्वारा ही पता चलता है। अब अन्नू कपूर कह रहे हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मंच पर बैठकर इतनी बड़ी बात कही कि कितनी आई और कितनी चली गई, तो क्या वो ऐसे संबंधों को लेकर उनके अंदर कोई संवेदनशीलता नहीं है, या उन्होंने खुद को कूल डूड दिखाने की कोशिश की, प्ले बॉय वाली इमेज बनाने की कोशिश की, समझ के बाहर है। लेकिन हाँ, जिस तरह से अन्नू कपूर ने बताया वो जरूर हैरान करके गया। देखिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक्टर चाहे लाख अच्छे हों, मतलब इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं कि वो बहुत अच्छे अभिनेता हैं और उनकी अभिनय के लिए बहुत फैन फॉलोइंग है। उनको लेकर लोगों में बहुत सारी इस बात के लिए भी सिंपैथी है कि देखो उनकी कद काठी और रंग जो है भारतीय या हिंदी सिनेमा में जो पारंपरिक हीरो होता है वैसी नहीं है। उसके बावजूद उन्होंने बड़े बड़े हीरोज को टक्कर दी है, उनके पैरेलल काम किया है या खुद फिल्मों में हीरो बन के आए। ये सारी तारीफ, ये सारी प्रशंसा एक तरफ। लेकिन जहां तक महिलाओं के बारे में उन्होंने ये टिप्पणी की है, वो इस मामले में बड़े बदनाम हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, एग्जैक्ट मुझे साल याद नहीं है, लेकिन उनके संस्मरणों की एग्जैक्ट जीवनी तो नहीं थी, मेमोयर्स की एक किताब आई जो उन्होंने किसी राइटर के साथ मिलकर लिखी थी, एन ऑर्डिनरी लाइफ उसका नाम। और उसमें उन्होंने जिस तरह से महिलाओं के साथ अपने संबंधों को लेकर जिक्र किया था, घटनाओं का जिक्र किया था, उन महिलाओं के बारे में जिस तरह की बातें और जिस तरह की टिप्पणियां लिखी थी, उसमें बहुत बवाल कटा। और कुछ महिलाएं बाकायदा एक्ट्रेसेस हैं उनमें, वो सामने आई थी और नवाज को बहुत जम के लताड़ा था उस मामले में, और विवाद इतना बढ़ा था, फिर वो किताब वापस ले ली गई। तो आप ये सोचिए कि नवाज एक्टर के रूप में भले ही कैसे हो, लेकिन वो किताब उनकी पोल खोलती है। अब चूंकि वो मार्केट में नहीं है, लेकिन उसके पहले कुछ लोग उस किताब को खरीद चुके थे, तो वो किताब कहीं कहीं आपको मिल भी जाएगी। तो जिन्होंने उस किताब को पढ़ा, उस किताब में जो बातें नवाज ने कही थी, उनके जो अंश छपे थे, उसके बाद जो तमाम विवाद हुए थे, महिलाओं ने, एक्ट्रेसेस ने सामने आकर जो बातें कही थी, उनसे पता चल गया था कि नवाज किस तरह के आदमी है महिलाओं को लेकर। ये बात बहुत साफ। और इसी किताब के आने के बाद से नवाजुद्दीन की जो पर्सनल लाइफ है, पत्नी के साथ उनके जो संबंध थे, वो बिखरना शुरू। और आप देखिए कि पत्नी के साथ भी जब उनका झगड़ा चला और वो जो उनके संबंधों का बिखराव जो सामने आया, वो किस हद तक अदालत तक मामले गए। और अभी शायद कुछ दिन पहले ही एक मानहानि वाला है कुछ एक केस था, वो खारिज किया है अदालत। जी। तो अब नवाज की टिप्पणी जो है वो किसी भद्र इंसान की टिप्पणी तो नहीं कही जाएगी। अगर अनु कपूर उनको वो कह रहे हैं कि अनु कपूर ने जब उनसे बात करना शुरू की और माहौल को हल्का फुल्का बनाने के लिए जो है पूछा कि अच्छा बताओ लव लाइफ के बारे में या जो भी, तो ये जो टिप्पणी की, इससे पहले जो शुभंकर मिश्रा ने भी जो बताया है कि भाई नवाजुद्दीन ने जो उनके एक पॉडकास्ट पे कहा था, जो उनसे 28 साल छोटी एक्ट्रेस है। अब 28 साल छोटी मतलब लगभग बेटी बराबर ही, आप समझिए। तो कंगना रनौत ने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी, टीकू वेड शेरू, उसमें ये दोनों साथ में आए थे और उसमें एक लिप लॉक का सीन था। तो जब ये सीन आया था उस वक्त भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, उस वक्त भी इनको बहुत भला बुरा कहा था। लेकिन अब इस पॉडकास्ट पर जैसे शुभंकर ने कहा कि नवाज बोलते कि भाई बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है। अब आप सोचिए कि ये नवाज की बातें हैं। तो एक अच्छा एक्टर होना
या कोई भी अच्छा अच्छा इंजीनियर होना, अच्छा डॉक्टर होना, अच्छा पत्रकार होना, अच्छा कुछ भी होना, और एक अच्छा इंसान होना, जी। ये दोनों बातों में बड़ा फर्क है। क्योंकि हमने बहुत लोग देखे हैं, अच्छे नेता, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे पत्रकार, अच्छे जो भी अच्छा आप उसमें जोड़ लीजिए किसी पेशे से जुड़ा हुआ, वो अच्छा इंसान हो या अच्छे विचार रखता हो, ये भी जरूरी नहीं है। मैंने बड़े बड़े संपादक देखे हैं अपने करियर में, हाँ, बातें बहुत बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन जैसे ही आप एक बार उनके साथ कमरे में बंद हुए और उनको लगा कि हाँ अब कोई सुनने वाला नहीं, तो उनके मुंह से इतनी भद्दी भद्दी बातें महिलाओं के बारे में, जो कि हाँ, उनके साथ ही काम कर रही हैं, वो हाँ, बाहर हाँ, उनके सामने हाथ जोड़ लेंगे, उनको मैडम बोलेंगे, उनका बड़ा सम्मान दिखाएंगे सबके सामने, लेकिन जैसे ही वो केबिन में आए अपने संपादक जी, तो वो उन्हीं महिलाओं को जिनका वो सम्मान अभी बाहर जता रहे थे, उनके बारे हाँ, में इतने गंदे और भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे कि आपको शर्म आ जाएगी और उस आदमी के बारे में आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये तो संपादक है बहुत बड़े अखबार का, और ये बाहर क्या बात कर रहा था अभी, और ये तो बात वो नहीं कि कोई आदमी अपने पेशे में, अपनी कलाकारी में कितना उम्दा है, कितना शानदार है, दुनिया उसको कितना मानती है, उसका एक निजी कॉर्नर है, और वो पता चलेगा कि आपको बहुत डिसअपॉइंट करेगा जैसे ही वो अपने रियल सेल्फ में आए। तो नवाज का मामला भी कुछ कुछ ऐसे ही। और देखिए अनु कपूर, हालांकि अनु कपूर ने ये जो पॉडकास्ट किया है, उनकी भी खूब लानत मलामत हो रही है, क्योंकि उन्होंने तमन्ना भाटिया को लेकर कुछ दूधिया रंग का बदन है, जी, ऐसा कुछ हाँ, तो हाँ, भी हाँ, उन्होंने, है ना, कुछ दूधिया हम्म, रंग और पता नहीं क्या क्या बोला है। अब वो हाँ, उस पे भी लोग उनकी क्लास ले रहे हैं कि भाई आप भी तो कम नहीं हो, क्योंकि हाँ, वो जो हाँ, 7 खून माफ में प्रियंका चोपड़ा और उनके बीच एक दृश्य होने वाला था, और प्रियंका ने मना किया कि इन्होंने मना किया, आज तक ये मामला क्लियर नहीं है, तो ये आज भी उस पर अपनी सफाई देते हैं। उसके बाद में इनकी एक वेब सीरीज आई थी, अब वो उसका मैं नाम भूल गया हूँ, वो बिल्कुल एक कामुक पौरुषपुर, राजा वाली वेब सीरीज, पौरुषपुर, पौरुषपुर, हाँ। तो इसमें उन्होंने जो सीन दिए थे, हाँ, देखिए दूध का धुला तो कोई नहीं है, सीधी सी बात है, हाँ, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, अब बिल्कुल, वही है कि जब जिसका मौका लगता है वो अपना वो वैसा ही खेल भांजने खेल लगता है लेता है। तलवार निकाल के, जी ऐसी खेल खेल लेता है। आज ये का हम फिल्म ये इंडस्ट्री है। लाइव सेशन ओवर करें इससे पहले बहुत जरूरी है कि हम इशित भट्ट पर बात जी। करें, जो उन्होंने केबीसी में बदतमीजी की, और आपने ही मुझे अभी थोड़ी देर पहले वो हम्म। वीडियो भी भेजा, मैंने देखा उसको। वीडियो भी मिल गया मैंने हमें, जी जी हाँ, जी। मैंने कुछ चीजें उसमें एनालिसिस किया। मुझे जो दो बातें, जो सारी बातें चर्चा में रही, उसके अलावा जो मैंने उस पर पॉइंट आउट किया, एक तो उसकी उम्र है 10 साल, बच्चन साहब हैं 83 साल के, यानी उम्र का फासला हो गया 73 साल का। 73 साल के फासले में वो कह रहा है आप ये करो, लॉक करो, मैंने बोल दिया ना। बिल्कुल। मतलब अ, हिंदी में एक शब्द आता है, ऐसा कीजिए, आप कर दीजिए, हम इज्जत और सम्मान के लिए बोलते हैं। 73 साल का उम्र का फर्क एक बहुत बड़ा फर्क होता है। तो क्या मतलब ये कीजिए दीजिए वाला जो व्याकरण है, उस बच्चे के समझ में ऐसा है कि 200 साल 300 साल का फर्क होगा तब हम बोलेंगे 73 साल का डिफरेंस बहुत कम है। एक ये बात। और दूसरा, उसके उसकी जो ओवरऑल टोन है वो बहुत कर्कश है। मतलब एक चुभती हुई आवाज है। एक तो जो बात कह रहा है वो अच्छा, मतलब ऐसा लग रहा है कि कहीं क्या उसे कभी टोका ही नहीं गया, कभी उसे बताया ही नहीं गया कि आप किसी बड़े से कैसे बात करेंगे। और मुझे बड़ी हैरत है कि वो अपने आसपास जिनसे वो रोजाना मिलता होगा, उसके टीचर होंगे या जो भी आसपास पड़ोसी होंगे, घर में और लोग होंगे, क्या इस तरीके से पेश आता है। और इतने सारे लोग फेल हो गए और कोई उसको ये बता नहीं पाया, समझा नहीं पाया। दिन में जब हमने बात की थी उज्जवल जी, तो उस वक्त जी, हमने ये वीडियो नहीं देखा था। जी, तो मैं जी, अपने दर्शकों को बताऊं जिन्होंने वो बातचीत नहीं देखी, तो वो भी देख सकते हैं। बिल्कुल, और ये बिल्कुल। जो वीडियो है, ये हाँ, लगभग जो है 9 मिनट का वीडियो सेट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर है। अब आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जी, सेट इंडिया का जो यूट्यूब चैनल। आपको पता चलेगा कि हम क्यों फिर से इस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में, क्योंकि पहले तो हमने छोटी सी क्लिप देखी थी जो सोशल मीडिया में चल रही है 1.5-2 जी, मिनट की। जी, अब जब आप पूरा वीडियो देखते हैं तो ये वाकई शॉकिंग है, और इसको देख के मुझे ये समझ में आता है कि पेरेंटिंग कितनी लूज है एकदम। भाई उस वक्त तो मैं भी थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा था कि ठीक है भाई, बच्चा स्कूल में भी जाता है, घर में भी, और
माँ बाप की भी अपनी अपनी जिंदगी है, पेशेगत उनका जीवन है, सारी चीजें जिम्मेदारियां हैं। लेकिन इस वीडियो को देखकर ये समझ में आता है कि आप कुछ भी करते हो ना करते हो, अपने बेटे को, अपने बच्चे को संस्कार तो दे ही सकते हैं, और वो आपकी जिम्मेदारी बिल्कुल है हर हाल बिल्कुल है। में। मतलब सिर्फ अमिताभ बच्चन नहीं, किसी भी बड़े से बात करने के लिए तुम करो, आप करो या आप कीजिए, बहुत बड़ा फर्क है। और हम तो हिंदी भाषी लोग हैं, हम वो बिल्कुल। अंग्रेजी वाले लोग नहीं हैं जहां आप हाँ भी यू है और तुम भी यू हो। हाँ। हम हिंदी में तो मात्रा और बिंदी से टोन का और सम्मान और अपमान का मामला जो है बन जाता है। गई और गई में कितना फर्क है, वो गई और बहुत वो बहुत गई, इज्जत है गए गई में, बिल्कुल। और गई में नहीं है, हाँ, पता नहीं ये। और हिंदी हमारे तो देश की भाषा है, हम इसको स्पेन या इटली में जाके तो बोलेंगे नहीं, हिंदुस्तान में ही बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जब वीडियो यहाँ देखा तो वो वाकई बहुत शॉकिंग है। और मुझे तो ये भी लगा कि बच्चन साहब ने उसको 10 मिनट झेला कैसे? सच बहुत आपको बता रहा ज्यादा, हूँ। बहुत, बिल्कुल। मतलब वाकई आपको बच्चन साहब के जो पेशेंस हैं, उसकी तारीफ करना होगी कि मतलब कोई उनसे इस तरीके से बात कर रहा है इतने लोगों के सामने, और वो बड़े धैर्य से एक होता है ना, बाउंसर पे बाउंसर आ रहे हैं और आप डक करके उसको निकल जाने दे रहे, जैसा मामला है, क्रिकेट की भाषा में कहें कि भाई ठीक है, तेरे को जितने बाउंसर फेंकना है फेंक ले। लेकिन वो उसी तरह से, बुरी तरह से क्लीन बोल्ड हो गया। जाने कहाँ कहाँ रामायण के के जो सवाल पर उससे पूछा गया कि भैया रामायण के सवाल पे, कि बिल्कुल कौन सा बिल्कुल कांड पहले, मतलब अयोध्या कांड, लॉक करो लॉक करो, मतलब वो लॉक इस करो, चीज चार सुनने को बार लॉक करो तैयार। कह रहा है, चार हाँ, बार लॉक 4 बार करो, लॉक। अरे बाप रे। अब ये मतलब हमारे बहुत देश की राजनीति का भी असर है कि लोगों को रामायण के नाम पर अयोध्या ही याद आती है, लोग बाकी अयोध्या ही कांड याद भूल आता गए हैं। ये हमारे देश की है। बिल्कुल राजनीति को किसका श्रेय जाता है, बताने की जरूरत बिल्कुल। नहीं कि किस राह पे चल रही है। दूसरी बात यहाँ पर एक और समझनी होगी कि जैसे ही वो हारता है तो उसको, उसके चेहरे पर हारने की भी शिकन नहीं, अरे अब तो मैं फोटो नहीं खिंचा पाऊंगा, 12.5 लाख, मतलब मुझे ऐसा लगा कि उसके अंदर कुछ संवेदनाएं हैं या नहीं है। मतलब हारते ही वो फोटो कब खींचेगा और 12.5 लाख से कम हो गया, मुझे लगा कि कोई रोबोट बैठा हुआ है सामने। और एक और जो है, उसके हारने के बाद में जिसके जो पेरेंट्स का एक्सप्रेशन है, और खास हम्म। तौर पर जिस तरह से उसके पिता रिएक्ट कर रहे हैं, उसमें देखिए मतलब आश्चर्य होता है कि मतलब वो क्या, उसको वहां क्यों लेकर आए थे? मतलब कि वो खेल बच्चा रहा था पर सपने उनके थे, कि पता नहीं एकदम से कुछ जो है बबल बर्स्ट हो गया बिल्कुल, और जो कुछ सोचा था वो एकदम धराशायी हो गया है। भाई तो सपने ये आपके बड़ा थे तो थोड़ा संस्कार भी लाते साथ में, सपने थे संस्कार अच्छी भी, बात है, सिर्फ सपने सपने थे, नहीं, लेकिन हाँ सपने के साथ बिल्कुल संस्कार बिल्कुल, कहाँ थे। संस्कार नहीं थे। और ये बिल्कुल दिख रहा है इसमें, कोई बच्चे को तब भी आप फिर कहें कि एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें कि चलिए ठीक है, उसको नहीं बताया गया, उसको नहीं समझा, लेकिन यहाँ तो पेरेंट्स जो हैं पूरी तरह से पकड़ में आ जाते हैं कि आपने उसको क्या जब आपने उसको उठने बैठने और बोलने का ही तरीका नहीं समझा है। जैसे ही वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जीत जाता है और आता है, तो वो बच्चन साहब के पास नहीं जाता, बड़े आराम से, मतलब वो उस तरह से कि मैं जल्दी से जाके कैसे उस कुर्सी पर बैठ जाऊं। तो वहां अमिताभ बच्चन ही उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह से कोई विश नहीं करना, कोई रिकॉग्नाइज नहीं करना, एक अजीब ही तरह का मतलब वो सारा मामला है। तो अब इसमें किसको दोष देंगे? मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद में कि ये उसके माता पिता का दोष है कि वो उसको बड़ों के साथ बर्ताव करना जो है और बात नहीं करना, सिखा पाए। वो बिल्कुल नहीं सिखा पाए, बिल्कुल। अब और हम मुझे लगता है क्या कि ये ये, माने कि माता पिता भी हाँ, अपने बड़ों से ऐसे ही बात करते हैं, क्या वो उनको देख के सीख रहा है, या वो उसको कुछ दिखाया नहीं गया, सिखाया नहीं गया, मतलब बहुत हैरत होती है, बड़ा दुख होता है। हम चाहेंगे कि हमारे देश के बच्चे जो हैं बड़े इज्जतदार तरीके से लोगों से पेश आए, उनके अंदर अच्छे संस्कार हों, लेकिन उसको देखकर बड़ी निराशा हुई, बच्चे को देखकर। और मुझे लगता है कि जो भी इस वीडियो को देखेगा वो अलर्ट हो जाएगा अब, और हो जाना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अगर इस तरह से बच्चे बड़े हो रहे हैं, इस तरह से उनको घर में संस्कार मिल, अगर आप इनको संस्कार कहते हैं, इस तरह के संस्कार मिल रहे हैं, इस तरह से वो दुनिया को देख समझ रहे हैं कि मतलब ओवर कॉन्फिडेंस से लबरेज है बिल्कुल, तो कितने औंधे मुंह गिरेंगे यहाँ चौथे पांचवें सवाल में समझ में आ जाता है। तो आप जमाने भर की चीजें उनको सिखा रहे हैं, लेकिन अपनी चीजें, अपनी संस्कृति, क्योंकि ये संस्कार हमारी संस्कृति का ही हिस्सा है, ये बिल्कुल संस्कार बाहर के नहीं है। बिल्कुल है। हम इसलिए परेशान हो रहे हैं इस वीडियो को देखकर
क्योंकि यहाँ संस्कारों की बात है और वो संस्कार हमको हमारी संस्कृति से मिले हैं। और जिस सवाल पर वो बच्चा अटक गया और एकदम जो ऑप्शन लेने तक का इंतजार नहीं कर रहा था, वो वहां पे कह रहा अच्छा अब ऑप्शन दीजिए, ये खतरे की घंटी है। ये पेरेंट्स को बहुत समझना चाहिए। अगर वो उनके अपने इस तरह से छोटे बच्चे, हालांकि देखिए 5वीं क्लास का बच्चा है तो आप उसको उतना छोटा भी नहीं कहेंगे। अगर दूसरी तीसरी का बच्चा होता है तो आप मान सकते हैं। 5th क्लास काफी होती, मतलब अब तो बच्चे जो हैं वो नर्सरी और जूनियर केजी बहुत छोटी उम्र से स्कूल और मैं सारी चीजों को सीखना शुरू मैं, कर। मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ रवि जी कि वो 5वीं जी क्लास का छात्र नहीं है, बल्कि वो 2025 की 5वीं क्लास का छात्र है। हाँ बिल्कुल, वही बिल्कुल ठीक बात। हाँ, 5 साल नहीं और भी पीछे से स्कूल जा रहा है और सिखाया जा रहा है। अब पता नहीं कौन से स्कूल की भी बदनामी हुई है इस पूरे मामले में, क्योंकि उसने वहां आके स्कूल का भी नाम बताया है। तो हाँ, लोग तो स्कूल पे भी कहेंगे अच्छा तो तुम्हारे स्कूल में ये सिखाया जाता है, तुम्हारे स्कूल बिल्कुल में ये नहीं सिखाया जाता है। बिल्कुल। तो स्कूल के लिए भी, हालांकि मुझे चिंता अभी भी उस बच्चे को लेकर है कि अब किस तरह, क्योंकि बहुत सारी ट्रोलिंग भी है सोशल मीडिया में। और क्योंकि अब वो आया है, आपका मोहल्ला, आपका स्कूल, आपके रिश्तेदार, सबका फोकस आप पे होता है और आप इस तरह से आउट हुए और ये सारा इशू बन गया है। अब वो और उसके पेरेंट्स कैसे इस पूरे मामले से निपटेंगे, निकलेंगे, क्योंकि चलिए बड़ों को तो भी एक बार समझा लेंगे, पर वो जिस स्कूल में जाता होगा, उसके क्लासमेट्स हैं, उसके छोटे बच्चे हैं, उससे थोड़े बड़े बच्चे हैं, वो कैसे उन लोगों, क्योंकि वो तो सबने देखा होगा, सबने बात की होगी, इतना जी सारा कुछ हो चुका है, कैसे जी। वो फेस करेगा, ये भी एक चिंता का विषय है। मुझे तो ये लगता है स्कूल के कि लिए, शायद पेरेंट्स के लिए। इसको देखकर ही बाकियों को अकल आए, समझ आए कि ऐसा ओवर स्मार्ट हाँ होने का नतीजा क्या होता है। कहते हैं ना कि एक की गलती बहुतों के लिए सबक होती है, तो ये वो गलती साबित हो बिल्कुल, जो बहुतों के लिए सबक हो। उम्मीद करते हैं ये ऐसा हो। नहीं बिल्कुल उम्मीद तो की ही जानी चाहिए, क्योंकि बात वही है ना कि आप भले ही कहिए कि बड़ी किताबी बातें हैं, लेकिन जी यही बच्चे तो आपके समाज का और आपके देश का भविष्य हैं। बिल्कुल है। अब अगर इस तरह के बच्चे जब कल बड़े होंगे जी और अगर उनके अंदर कॉन्फिडेंस के नाम पे ये ओवर कॉन्फिडेंस भरा होगा, आज वो हाँ यहाँ रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपने जी आसपास के लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो कैसे इस सोसाइटी में वो आगे बढ़ पाएंगे, कैसे सरवाइव कर पाएंगे। और अगर जी सभी इस तरह के हो गए तो फिर वो हाँ क्या करेंगे एक दूसरे का, मतलब फिर क्या बिल्कुल। होगा। ये वाकई ये एक बड़ी घटना है, भले ही आप कहें कि एक टीवी चैनल पर टीवी शो में हुई है और भले ही ये 10 मिनट का एपिसोड है, बल्कि पूरे 10 मिनट का भी एपिसोड नहीं है जो सारा कुछ घटा है। ये हाँ, छोटा सा एपिसोड है, लेकिन ये बड़ी बातों की तरफ बहुत इशारा बड़ी बात करता कह है। गया है। अच्छा, और यहाँ बहुत एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। मेरा विचार ये था कि केबीसी में स्क्रीनिंग इसकी क्यों नहीं हुई। मैं अभी भी इस बात को कहूंगा स्क्रीनिंग हाँ होनी चाहिए थी। लेकिन चलिए, उन्होंने स्क्रीनिंग के लेवल पे गलती की या जानबूझकर इसको पास किया, या क्योंकि टीआरपी में बहुत नीचे जा रहा था केबीसी इसलिए उन्होंने कहा ऐसा एपिसोड जाने दो, कोई भी बात हो सकती है। लेकिन अब जबकि ये एपिसोड सबके सामने आ चुका है, तो अब हम आज की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि अब हम ये कर सकते हैं कि इससे सबक लें, लेसन लें, इससे सीखें कि कहाँ कमी है, और अगर ये हमारी कमी है तो हम इसको दूर करें। हालांकि मैं अभी भी कहूंगा कि अगर नहीं आया होता एपिसोड तो दो बातें होती, एक तो पता ही नहीं चलता कि ऐसे बच्चे भी हैं, हालांकि हमें पता है लेकिन ये बात उजागर नहीं होती है, हम आसपास हो देखकर जाएगा। मन हाँ सोच के रह जाते हैं कि क्या हो रहा है हमारी आने वाली पीढ़ी को। और आ गया है तो ये हो रहा है कि भाई देखो ये क्या हुआ। खैर, उम्मीद करते हैं कि इस एपिसोड के बाहर आने के बाद बच्चों को फायदा हो, उनको कुछ सीखने को मिले कि क्या नहीं करना है। दूसरा, इस शो को भी फायदा हो क्योंकि इस शो ने समाज की आंखें खोलने का काम किया है। कहीं ना कहीं जी, समाज को बताया कि भैया देखो ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं। जाग जाओ अभी भी। बिल्कुल। मुझे एक नई जानकारी मिली इस एपिसोड से। उस जी, बच्चे ने जब ये कहा कि अच्छा मैंने 12.5 लाख नहीं जीते, तो बच्चन साहब के साथ मेरा फोटो नहीं हो पाएगा। तो वो इसका उसको ये ये भी मतलब पता ये था, वो ये कहीं भी पता करके आया था। उसको, हाँ मतलब इसका मतलब कि ये एक रूल है वहां पर कि अगर रूल है, हाँ। आपने 12.5 लाख क्रॉस किया है, तब बच्चन साहब के साथ आपकी तस्वीर जो है वो खींची जाएगी। तो ये एक अगर रूल है, जैसे कि उस बच्चे की बात से समझ में आता है, तो ये एक नई जानकारी तो मिली है इस बारे में।
जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल है। और बच्चन साहब ने उसके साथ फोटो खिंचवाया क्योंकि उनको भी ये बच्चा याद रहेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनसे कभी किसी ने ऐसी बदतमीजी से बात की होगी इससे पहले कभी। ठीक बात, बिल्कुल ठीक चीज है। देखिए, वही हो सकता है कि अब आखिरी में या तो बच्चन साहब खुद ही ट्वीट करें उसको डिफेंड करते हुए कुछ, वरना तो जिस तरह से अभी सारे रिएक्शंस आ रहे हैं, वो उस बच्चे के लिए और उस बच्चे की फैमिली की जो मेंटल और इमोशनल हेल्थ है, मुझे लगता है ठीक नहीं है। हमारी एक दर्शक है, वो कह रही है बच्चे को एड्स मिल रही हैं फेमस होने के बाद। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ब्रांड उससे ये किसी एसोसिएट ने होना लिखा चाहेगा। है। हाँ, हाँ, हाँ ये दिन में भी जब हमने वीडियो किया था, लाइव किया था, तो वहाँ हाँ। उसमें किसी ने नीचे लिखा है कि बच्चा तो फेमस हो गया, उसको ऐड मिल रहा है। ये नहीं ऐड देखिए, देने वाले कौन मार्केटिंग, है, ये भी सोचने वाली बात है। देखिए मार्केटिंग और ब्रांडिंग की एक तो एक बहुत उसका, महत्वपूर्ण शर्त होती है कि हम उससे जुड़ें हाँ, जिसका जो हाँ। सुविख्यात है, ना कि कुख्यात है, जिसका अच्छे में नाम हुआ है, खराब में नाम नहीं हुआ है, क्योंकि ब्रांड हमेशा सुविख्यात के साथ जुड़ना चाहता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत समझदारी भरा निर्णय होगा। कोई भी ब्रांड जो है अपनी इमेज को नीचे क्यों लेकर जाएगा? ब्रांड बनाने नहीं, में पैसा नहीं, लगता है, समय लगता है। एक चीज कहूंगा उज्जवल जी यहाँ पे, जी दरअसल जी। हम बड़े अजीबोगरीब समय में रह रहे हैं। हाँ हाँ। मतलब कई लोग इस चीज को भी भुना लेना चाहते हैं। जैसे हम नेपोटिज्म की बात करते हैं, तो जी। इस नेपोटिज्म को बड़ी बेशर्मी से स्वीकार किया जा रहा है। और उस हाँ एक्ट्रेस का मैं नाम नहीं लूंगा, कल ही हाँ परसों में, एक 2 दिन पहले एक एक्ट्रेस का आया कि सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं भाई। तो वो पूरे एड में वो सोने का चम्मच मुंह में लिए हुए है, और पूरे उसे बता लिए कि भाई हमारे तो मुंह में सोने का चम्मच है, तुम तुम्हारा देख लो। तो ये एक बेशर्मी भी समाज में आई है। मतलब दाग हाँ, अच्छे हैं बेशर्मी तो है ना मतलब ये। ये अभी जो ये ये बेशर्मी एपिसोड भी है, हुआ, ये बेशर्मी है। हाँ हाँ। ये बेशर्मी है। तो ऐसा नहीं है, तो हो सकता है कोई इसमें भी किसी मार्केटिंग वाले जीनियस ने आइडिया ढूंढ लिया हो, यार इस हाँ बच्चे का हाँ ऐसा यूज कर लेते हैं हम। तो हाँ। जीनियस लोगों की कमी नहीं है, जिनको इंसानियत से, जिनको संस्कारों से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ मार्केट से और अपने पैसे से मतलब। जी तो वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा ऐड है तो देखते हैं किसने लिया और क्या ऐड बनता है। जी। चलिए रवि जी, बहुत अच्छा लगा। जी, हमने आज खबरों पर बात की, जो मुख्य खबरें हैं, जी, और आगे भी जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खुलकर अपनी बिल्कुल। बातें रखी सारी। थैंक यू। शुक्रिया उज्जवल जी, थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू।